अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्या अगले कार्यकाल में पीओके वापस लेने का मोदी ने बना लिया है फाइनल डिसीजन, फाइनल प्लानिंग। पाकिस्तान में है डर का आलम। बताएंगे क्या है इस खबर की गहनता, और वहीं आपको बताएंगे खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा को जयशंकर ने जमकर सुनाया, कहा बोलने की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अलगाववाद का समर्थन करोगे। जी हाँ, सारी जानकारियां बताएंगे दोस्तों, बताएंगे कैसे। महाराष्ट्र में आ गया भूचाल, शरद पवार को पीएम मोदी का खुला ऑफर, तो वहीं बताएंगे अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन सीएम ऑफिस तक जाने की इजाजत नहीं, बल्कि 4 शर्तें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां क्या अगले कार्यकाल में पीओके वापस लेने का मोदी ने बना लिया है फाइनल प्लान। पाकिस्तान में डर का आलम। बता दे, एक तरफ पाकिस्तानी चंद्रयान को लेकर अपने मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को इस बात का डर भी सता रहा है कि हुक्मरानों की वजह से पीओके का हाथ से निकलना लगभग तय हो चुका है। पाकिस्तान में अब बातें हो रही हैं कि क्या पीओके कब तक भारत के हाथ में चला जाएगा। उनका ये डर अनायास नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के एक बयान ने उनकी चूलें हिला रखी हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि ये संसद का एक प्रस्ताव है और देश का हर राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है भारत में वापस आ जाए। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने खुलकर कह दिया है कि अब पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। इसके बाद पाकिस्तान के नेताओं और सेना में खौफ है, तो पाकिस्तान के लोगों को भी पीओके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। अपने मुल्क की हालत को देखते हुए पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत जो चाहता है वो करके ही मानेगा। पाकिस्तानी पत्रकार शोएब चौधरी कहते हैं कि कश्मीर का जो हम सुनते आ रहे थे कि कश्मीर आजाद होगा, आजाद क्या होगा, हमारे यहाँ लोगों ने खुद ही अपने हाथ से उनको दे दिया। पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं है, लोगों को हक नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, बाकी उन लोगों को क्या मिलेगा। अपने पैर पर पाकिस्तान खुद तो खड़ा हो नहीं पा रहा, दूसरों को बेसिक राइट कब देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इतना ही नहीं, आपको बता दे पीओके से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ भारी बगावत शुरू हो चुकी है। सेना के सामने खड़े हुए जाग के हजारों लोग। जी हाँ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जाक ने अपनी मांगों को लेकर 11 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने सीएएफ और पंजाब पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। राज्यों ने बाहर से सेना तैनात करने और स्थिति से सख्ती से निपटने की योजना बनाई है, जिसके चलते प्रदर्शनकारी भड़क उठे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने फैसला किया है कि 11 मई की घटना को बलपूर्वक विफल करने की सरकार की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। जी हाँ, पीओके के लोगों का ये गुस्सा आज का नहीं है, ये गुस्सा पीओके की आवाम में बीते कई सालों से है, जो अब तेजी से बाहर निकल रहा है। ऐसे में पूरा का पूरा माहौल बन रहा है कि पीओके के लोग अपने आप पीओके को लेकर भारत के साथ मिल जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ भारत को युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनाथ सिंह ने पहले भी ये बात कही थी कि अपने आप पीओके भारत में समाहित हो जाएगा और पाकिस्तान से लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और किन किन को लगता है कि मोदी के अगले कार्यकाल में पीओके भारत का हो जाएगा, साथ ही साथ बता दें खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा को जयशंकर जी ने जमकर सुनाया, कहा बोलने की आजादी का मतलब अलगाववाद का समर्थन करने की स्वतंत्रता से नहीं है। जी हाँ, खालिस्तान के प्रति कथित तौर पर नरम रुख रखने वाले कनाडा को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक स्थान देकर कनाडा सरकार यह संदेश दे रही है कि उसका वोट बैंक उसके कानून के शासन से अधिक शक्तिशाली है। पीटीआई भाषा को दिए एक विशेष साक्षात्कार में विदेश मंत्री ने कहा कि बोलने की आजादी का मतलब अलगाववाद का समर्थन करने की स्वतंत्रता से नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम अच्छे संबंधों के लिए इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। विदेश मंत्री ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों को कनाडा में प्रवेश करने और रहने की अनुमति कैसे दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी नियम आधारित समाज में आप कल्पना करेंगे कि आप लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करेंगे, वे कैसे आए, उनके पास कौन सा पासपोर्ट था आदि। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अब भारत के गर्मी के बाद नरम पड़ा। अमेरिका कहने लगा पन्नू भारत द्वारा घोषित आतंकी है, हत्या की साजिश
साजिश पर अभी कुछ भी नहीं बोलेंगे। जी हाँ, अमेरिकी नागरिक और भारत द्वारा घोषित खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में वॉशिंगटन के तेवर अब काफी नरम पड़ते दिखाई दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि पन्नू भारत द्वारा घोषित आतंकवादी है। हालांकि वो अमेरिकी और कनाडाई नागरिक है, मगर जब तक उसकी हत्या के प्रयास की साजिश का आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो जाता तब तक वो इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलेगा। अमेरिका ने कहा कि पन्नू मामले में अब तक भारत की जांच से वो संतुष्ट है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरी गारसेटी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ कथित हत्या की साजिश को लेकर जवाबदेही की दिशा में भारत के कदमों पर हमें संतोष है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और ये एक चालू कानूनी मसला है, इसलिए जब तक जूरी के सामने आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेगा। हालांकि दोस्तों, होना भी यही चाहिए कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक मुजरिम पकड़ में नहीं आता, जब तक कारण पता नहीं चलता, किसने करवाया ये पता नहीं चलता, चाहे वो अमेरिका हो या अपना भारत ही क्यों ना हो, किसी पर भी गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अब ऐसे में शायद भारत की गर्मी के बाद, भारत के करारा जवाब के बाद अब अमेरिका को यह अकल आती नजर आ रही है कि बिना सबूत के किसी पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देंगे और क्या सुझाव देंगे अमेरिका को इस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, चीन की बांग्लादेश में बढ़ती दखल से भारत हुआ अलर्ट, तीस्ता प्रोजेक्ट में मदद का बड़ा ऑफर, शेख हसीना को भी न्योता। जी हां, भारत ने बांग्लादेश की तीस्ता इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट में निवेश की इच्छा जाहिर की है। भारत की ओर से ये ऑफर ऐसे समय दिया गया है जब चीन भी इस परियोजना को वित्त पोषित करने का इच्छुक है। ड्रेजिंग और विकास परियोजना में भारत की रुचि तीस्ता नदी बेल्ट को आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में बदलेगी। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री हसन महमूद से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रमुख नदी है जो दोनों ओर बहती है। तीस्ता के अलावा भारत इस महीने होने वाले आतंकवाद विरोधी अभ्यास सहित बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती सैन्य साझेदारी पर भी नजर रख रहा है। कॉक्स बाजार के पेकुआ में चीन द्वारा बनाए जा रहे एक पनडुब्बी बेस के विकास पर भी बारीकी से भारत की नजर है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, नेपाल ने नए नोट में भारत की जमीन को बताया अपना। अब मोदी सरकार ने दिया जवाब। जी हाँ, नेपाल सरकार ने हाल में ही नेपाल राष्ट्र बैंक को देश के नए नक्शे के साथ 100 रुपए के नोट छापने की मंजूरी दी है। इस नए नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में हिस्से के रूप में दिखाया है। आप सभी जानते हैं नेपाल के इस कदम पर विदेश मंत्रालय ने अब कहा है कि इस तरह के एक तरफा फैसलों का वास्तविक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुरुवार को आयोजित साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जब नेपाल के नए नोट और उसमें छपे नक्शे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हम एक स्थापित मंच से बातचीत कर रहे हैं। इस तरह के एक तरफा फैसलों का वास्तविक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेपाल की कैबिनेट ने 100 रुपए के नोट पर जिस नक्शे के इस्तेमाल को मंजूरी दी है, उस नक्शे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल चीन सीमा पर स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, भारतीय चुनाव से जुड़े रशिया के आरोपों को अमेरिका ने किया खारिज। कहा फैसला भारत के लोगों को लेना है। दरअसल अमेरिका यानी यूएसए के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारतीय लोकसभा चुनावों से जुड़े रूसी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय चुनावों में खुद को शामिल नहीं करते हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले रशिया ने दावा किया था कि अमेरिका भारत के संसदीय चुनावों में हस्तक्षेप करने और आंतरिक राजनीतिक स्थिति को असंतुलित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, हम भारतीय चुनावों में खुद को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि हम दुनिया के किसी भी चुनाव में खुद को नहीं शामिल करते हैं। ये फैसला भारत के लोगों को लेना है। मॉस्को में पत्रकारों से बात करते हुए रूसी प्रवक्ता ने कहा कि हम देखते हैं कि अमेरिका न केवल भारत बल्कि कई अन्य राज्यों पर भी धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने का निराधार आरोप लगाता है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय मानसिकता की गलतफहमी, भारत के विकास के ऐतिहासिक संदर्भ और भारत के प्रति अनादर का प्रतिबिंब है। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने मालदीव से वापस बुलाए अपने सभी सैनिक। मोहम्मद मुइजू ने दी थी 10 मई की डेडलाइन। जी हां, मालदीव की सरकार ने कहा है कि भारत ने मालदीव से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने देश से सभी भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 10 मई की समय सीमा निर्धारित की थी। राष्ट्रपति को चीन समर्थक नेता माना जाता है। मोहम्मद मुइजू के चुनाव प्रचार अभियान में मालदीव में तैनात लगभग 90 भारतीय सैन्य कर्मियों की स्वदेश वापसी प्रमुख बात थी। राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हिना वलीद ने एक समाचार पोर्टल को बताया कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के अंतिम जत्थे को वापस भेज दिया गया है।
हालांकि उन्होंने भारतीय सैनिकों की सटीक संख्या की जानकारी नहीं दी। हिना वलीद ने कहा कि सैनिक की संख्या के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। भारतीय सैन्य कर्मी भारत की ओर से उपहार में दिए गए 2 हेलीकॉप्टरों और डोर्नियर विमान के संचालन और रखरखाव के लिए मालदीव में तैनात थे। तो वहीं बता दें 200 से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान से आए हैं भारत। कहा पूर्व जन्म के पुण्य के कारण हो पा रहा है ऐसा। जी हां, पाकिस्तान में भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद करने वाले सिंध के हिंदू हर साल भारत की यात्रा पर आते हैं। वे शादानी दरबार हरिद्वार आते हैं। पाकिस्तान से भारत की यात्रा पर आए यात्री हर की पैड़ी पर गंगा आरती करते हैं और गंगा के तट पर अपने परिजनों के साथ पूजा पाठ और यज्ञ करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं और गंगा तट पर यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। पाकिस्तान से इस बार 225 हिंदू तीर्थ यात्री पाकिस्तान से शादानी दरबार दर्शन करने हिंदुस्तान आए। साथ ही वो अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार आते हैं और उन्हें वैदिक विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित करते हैं और पिंडदान करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं। हरिद्वार तीर्थ के अलावा ये भारत के अन्य तीर्थ स्थानों के दर्शन भी करते हैं। वे भारत में आकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं और कहते हैं कि हमें पूर्व जन्म के पुण्य के कारण हरिद्वार तीर्थ और हिंदुस्तान के अन्य तीर्थों के दर्शन होते हैं। जी हाँ, तो वहीं बता दें जर्मनी ने यू टर्न लेते हुए लिया भारत के किलर पनडुब्बी कार्यक्रम से जुड़ने का फैसला। दोनों देशों की सरकारें कर रही बात। जी हाँ, भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट P-75I काफी समय से लटकता रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत का उद्देश्य घरेलू स्तर पर स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण करना है। शुरुआत में सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों के रिप्लेसमेंट के रूप में सुरक्षा कैबिनेट समिति ने 1997 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। उस समय 2020 के अंत तक प्रोजेक्ट को परिचालन सेवा के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन ये 2024 में भी शुरू नहीं हुआ है। 2020 में भारत सरकार ने P-75I के लिए 2 शिपयार्ड और 5 विदेशी रक्षा कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया था। साथ ही मझगांव डाक लिमिटेड और लार्सन एंड ड्रूबो को स्वदेशी निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया गया था। तो वहीं बता दें हथियार खत्म हुए तो भी नाखूनों से दुश्मनों को नोचेगा एक इजरायली, लेकिन हार नहीं मानेगा। जी हां, बाइडन को नेतन्याहू का करारा जवाब। जी हां, हमास के खिलाफ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की हथियार रोकने की धमकी से इजरायल भड़क उठा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हथियार खत्म भी हो गए तो एक इजरायली दुश्मनों को नाखूनों से नोच डालेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल हार नहीं मानेगा और अकेले खड़ा रहेगा। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो बाइडन के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर इजरायल राफा में आबादी वाले इलाकों में अपना सैन्य अभियान शुरू करता है तो अमेरिका हथियारों की आपूर्ति रोक देगा। इजरायल राफा पर हमले की तैयारी कर रहा है, जो गाजा में हमास का आखिरी बचा गढ़ है। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मौजूद है। तो वहीं बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आखिर क्यों कहा कि दुनिया में होने वाली है बहुत बड़ी उथल पुथल, देशवासियों को दिया खास संदेश। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में दुनिया में भारी उथल पुथल होने की आशंका है। ऐसे में देश का नेतृत्व सुरक्षित हाथों में होना जरूरी है। विदेश मंत्री ने कहा कि संघर्षों, सत्ता केंद्रों में बदलाव और तेज होती प्रतिस्पर्धा के कारण इस दशक में दुनिया में बहुत अधिक उथल पुथल होगी और ऐसे में बहुत जरूरी है कि देश की कमान मजबूत हाथों में हो। जयशंकर जी ने बृहस्पतिवार शाम को एक साक्षात्कार में ये बात कही। अब ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, लोकसभा 2024 का चुनाव कौन जीतेगा आपके हिसाब से? तो वहीं आपको बता दें अंतरिम जमानत तो मिल गई केजरीवाल को, लेकिन 4 सुप्रीम शर्तों ने बांध दिया अरविंद केजरीवाल के हाथ। जी हां, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से सुप्रीम राहत मिल गई है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। वो किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते या किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकते। साथ ही केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। केजरीवाल एलजी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब बेल बॉन्ड सीधा जेल सुपरिटेंडेंट के सामने भरना होगा, यानी अब ट्रायल कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं अंतिम खबर आपको बता दें महाराष्ट्र में बड़ी भूचाल, शरद पवार को पीएम मोदी का खुला ऑफर, कहा आप हमारे साथ आ जाइए। फिर दरअसल महाराष्ट्र में चौथे चरण की वोटिंग से पहले वहां की सियासत के केंद्र में दिग्गज नेता शरद पवार आ गए हैं। इसे शरद पवार का प्रभाव कहें या फिर कुछ और, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खुले मंच से उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दे डाला। पीएम ने शुक्रवार को नंदुरबार में एनडीए उम्मीदवार हिना गावित
के लिए चुनावी सभा की। इस बैठक में उन्होंने शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का खुला ऑफर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय संबंधित शरद पवार के बयान का भी जिक्र किया। अब प्रधानमंत्री मोदी के ऑफर पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। नंदुरबार की सभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर एनसीपी नेता शरद चंद्र पवार की आलोचना की। उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी एनडीए में शामिल होने का खुला ऑफर दिया। मोदी जी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मेरा अपमान करते हुए उनका लक्ष्य ध्रुवीकरण करना है। वे वोट बैंक पसंद की तरह बात करते हैं। उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि बारामती चुनाव के बाद वरिष्ठ नेता चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि आप क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस में विलय करेंगे, कांग्रेस में जाकर 4 दिन बाद मरने की बजाय आइए और गर्व के साथ हमारे साथ जुड़िए। अजीत दादा और शिंदे के साथ आ जाओ, आप सभी के सपने सच होंगे। जी हाँ, ये कहना था मोदी जी का। अब ऐसे में दोस्तों आपकी इस पर क्या राय होगी तो वहीं बता दें। ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए। तो वहीं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।